नमस्कार, मेरा नाम वैद्य संदीप किशन राजपूत है। मैं आज आपको व्याधि की अवस्था और उसमें की जाने वाली जो ट्रीटमेंट है, कौन सी अवस्था में कौन सी ट्रीटमेंट करनी है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। व्याधि की अवस्था रोगो आदो परीक्षित। आदो परीक्षित मतलब क्या? त्रिसूत्री आयुर्वेद हेतु लिंग औषध, उसको कैसे जानना है? कौन से हेतु के कौन से रूप में कौन सा औषध देना है? ये हमें जब तक पता नहीं चलेगा तो त्रिसूत्री आयुर्वेद हम समझ नहीं पाएँगे। तो समझने के लिए आज थोड़ा-सा मैं मेरी जो इनपुट है वो दे रहा हूँ, जो मुझे समझ में आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें कुछ कम-ज़्यादा रहेगा तो माफ़ कीजिएगा, फिर भी आप सुनिएगा। व्याधि अवस्था, जो हेतु है, पहले हेतु कौन-कौन से हैं, वो हम पहले समझेंगे। जो हेतु है, वो स्रोतो दुष्टि के हेतु जो है, आहारस्य विहारस्य यस्य दोष गुणे समः। तो आहार और विहार जो निज हेतु है, जो निज व्याधि है, वो सब आहार से ही उत्पन्न होते हैं। आहार से ही निज व्याधियों की उत्पत्ति होती है। ये सुश्रुत ने सूत्रस्थान के पहले अध्याय में बताया। तो उस हिसाब से संतर्पण है, अपतर्पण है, मार्गावरोध है, क्षयज है, स्वहेतु है, परहेतु है, दोषज है, कर्मज है, दोष कर्मज है। तो ऐसे जो हेतु के 14 प्रकार बोले हैं, विप्रकृष्ट, सन्निकृष्ट, तो उस हिसाब से हमें व्याधियों का हेतु समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ निदान परिवर्जन चिकित्सा जो बताइए, अगर हेतु नहीं समझेगा तो उसकी चिकित्सा भी नहीं समझेगी। तो वो हेतु जिस डायरेक्शन से ट्रैवल करेगा, अगर वो नहीं समझेगा तो हमें समझेगा नहीं ये संतर्पण है या अपतर्पण है, या पहले संतर्पण हो गया अपतर्पण हुआ है। तो उसका जो सीक्वेल है, पहले उन्होंने शवथु ये अध्याय बताया है, शतक्षीण बताया है, उसके बाद में शवथु बताया है। मतलब क्या, पहले शोष उसके बाद में शोथ, मतलब उसमें मर्माघात जो उसमें दोनों में जो कॉमन है, इसीलिए उसके पीछे आगे पीछे वो अध्याय दिए हैं। तो फ्रैक्शन मूवमेंट से वो व्याधि का जो टर्न है वो बदलता है और उस हिसाब से हमें एंड प्रोडक्ट अलग से मिलता है। लेकिन उसका जो पाथ है, निज हेतु का जो पाथ है वो आहार है, आहार से वो दोष है, दोष से ही वो आगे वो ट्रैवल करता है। ये हमें बहुत समझना बहुत जरूरी है। उसके लक्षण क्या है, उसके रूप क्या है, वो सर्वांग है या एकांग है, वो वेदना युक्त है, वेदना रहित है, संकोच है, शैथिल्य है, कौन सी अवस्था में है, शोथ वाली अवस्था में, शोष वाली अवस्था में, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया, तो वो हमें उसका लक्षण हमें देखना है। बिकॉज़ अगर पाथ समझना है तो ये सब अंगों से हमें विचार करना बहुत ज़रूरी है। उसकी अवस्था, साम है, निराम है, तो उस हिसाब से साम और निराम मतलब प्राकृत नहीं और साम मतलब तो प्राकृत बिल्कुल ही नहीं। इसीलिए दोनों के भी डिसीज़ बताए, दोनों के भी लक्षण बताए। तो साम और निराम ये भी विकृत के ही लक्षण हैं। मार्गावरोधज है, क्षयज है, शमन है या शोधन है। उस हिसाब से हमें व्याधियों की अवस्था देखनी है और इस व्याधियों की अवस्था देखने के बाद हेतु, लिंग ये समझने के बाद ही हमें औषध देना है। और ये अवस्था कौन से अवस्था में देखना है, कहाँ पे ये चिकित्सा करनी है। तो ये जो चिकित्सा है ये सुख साध्य, कृच साध्य और व्याप्य, इन अवस्था में ही हमें चिकित्सा करनी है। बिकॉज़ असाध्य की चिकित्सा बताई नहीं है। इसीलिए इंद्रिय स्थान, ये चिकित्सा स्थान से पहले चरक संहिता में इंद्रिय स्थान पहले बताया है कि बाबा इन व्याधियों को समझ के, इन लक्षणों को समझ के जो रेस्ट ऑफ थिंग उन व्याधियों में आती है, उनकी आप चिकित्सा करो। इंद्रिय स्थान में जो लक्षण है उनकी चिकित्सा मत करो, ऐसे क्लियर कट वो मेंशन है। बिकॉज़ वो असाध्य है, वो अरिष्ट है, तो इसीलिए उनकी चिकित्सा करनी नहीं है। तो चिकित्सा में सुख साध्य, कष्ट साध्य और व्याप्य, ये 3 अवस्था में करनी है। तो ये अवस्था पहले समझना है। बिकॉज़ रोगो आदौ परीक्षित, तो ये अवस्था, ये जो अभी चरक सूत्रसम 10वां अध्याय में ये उन्होंने दिया है, तो यही सेम श्लोक वाग्भट के आयुष्यकामी अध्याय, जो पहला अध्याय है सूत्रस्थान का पहला अध्याय, वहां पर भी सेम ही श्लोक है। तो उन्होंने क्या बताया, हेत्वा पूर्व रूपाणी रूपाण्य अल्पानी यस्य च, मतलब जितना हेतु का ग्रेडेशन रहेगा उसी हिसाब से उसके लक्षण दिखेंगे। इसीलिए हेतु के हिसाब से रूप के अनुसार हमें चिकित्सा करनी है। तो ये उसका ग्रेडेशन है। तो जितना हेतु का डोमिनेंस ज्यादा उतने लक्षण की डोमिनेंस ही ज्यादा। तो इसीलिए अल्प अगर हेतु रहेंगे तो उसके पूर्व रूप भी अल्प ही होंगे, उसके रूप भी अल्प ही होंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर ये बहुत ही कम है। और वो जो पॉजिटिव फैक्टर है वो
दोषों के तुल्य नहीं है, दुष्यों के तुल्य नहीं है, प्रकृति के तुल्य नहीं है, काल के तुल्य नहीं है, देश के तुल्य नहीं है। अभी इसके हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब क्या है। अगर पित्तज व्याधि है, पित्त दोष अगर डोमिनेंट है, पित्त दोष अगर रक्त को अगर दूषित करता है, तो ये क्या हो गया, उसका तुल्य हो गया, आश्रय आश्रय भाव हो गया, तो उससे वो व्याधि बढ़ेगा, तो इस फैक्टर में नहीं आएगा। पित्तज व्याधि है और रक्त छोड़ के अन्य धातुओं में उसका अगर ग्रेडेशन होता है, तो वो सुख साध्य है, वो उसका ऐसा वो मीनिंग है, न च तुल्य दुष्यः, न च तुल्य दोषः। यहाँ पे ज्वर हमने लिया है, जे फॉर ज्वर। तो ज्वर अगर पित्तज प्रकृति को होता है, अगर ज्वर अगर पित्तज होता है, तो उस हिसाब से उसका डोमिनेंसी सेम प्रकृति सेम दोष के अनुसार उसका वो सुख साध्य होता है, रेस्ट ऑफ थिंग वो साध्य है, रेस्ट ऑफ थिंग वो सुख साध्य है। और अगर ये तुल्य गुण नहीं है तो वो साध्य है, अगर तुल्य गुण है तो वो सुख साध्य नहीं है। ये बस उसका आपको बाइफर्केशन करना चाहिए। काल के अनुसार गुल्म बताया है, 10 माह के बाद गुल्म सुख साध्य होता है। देश के अनुसार अगर अनुपदेश है, कफज व्याधि है, तो वो सुख साध्य नहीं है। अगर कफज दोष है और साधारण और जांगम देश है, तो वो सुख साध्य है। उस हिसाब से हमें उसको लेना है। गति एक कहा, गति एक कहा, अभी एक गति, ये जो गति है उनका एक तो अपवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए, नहीं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए, दोनों में से एक डायरेक्शन होना चाहिए। जो दोषों की गतियां बताइए, ऊर्ध्व अधः तिर्यक, तो उस हिसाब से हमें अगर एक ही गति है तो वो सुख साध्य समझना चाहिए। अगर वो नव है, अगर वातज व्याधि अगर नव है तो वो भी सुख साध्य समझना चाहिए। कोई भी व्याधि है नव है विद द न च तुल्य दोष न च दुष्य प्रकृति काल, उस हिसाब से वो नव है तो वो सुख साध्य है। और उसके उपद्रव नहीं है, हर व्याधियों के उपद्रव बताए गए हैं। और जो ये पूर्व रूप है ना, ये पूर्व रूप कहाँ पे समझना है, उन उन व्याधियों में उनके पूर्व रूप तो दिए हैं। और जो व्याधि के लक्षण नहीं है, बिकॉज हर व्याधियों को हम नामकरण नहीं दे सकते, तो उसके पूर्व रूप कहाँ पे है, तो उसके पूर्व रूप ये कियंत शीर्षीय अध्याय, जो उस पे आशयापकर्ष गति बताई है कि 25 वृद्धि के व्याधि और 25 क्षय के व्याधि और 12 जो सन्निपातज व्याधि, जो उनके जो लक्षण बताए आशयापकर्ष गति में, वो वहां पे उसके हर व्याधियों के, मैं तो बोलूंगा कि वो 63 या 62 जो भी है, वो हर व्याधि के पूर्व रूप है। हर व्याधियों में उसमें से कोई ना कोई तो उसका प्रकृति था, नहीं तो उसका जो ये जो प्रकृति है, जो वात पित्त कफ की, वो कम ज्यादा होके यही उसके पूर्व रूप हमें देखने को मिल सकते हैं। और उस हिसाब से उसके लक्षण भी उन्होंने बताया है। तो ये रूपतः ये जो है ना वात पित्त कफ, ये कैसे समझना है, स्वकर्माणी स्वलक्षणानी आत्मरूपाणी। तो उस हिसाब से उसके जो जो लक्षण है उस हिसाब से उनको वो दोष समझने हैं, उसका स्थान समझना है, उसका जो ग्रेडेशन है वो समझना है। दोष एक, जो एक दोषज है वो यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन में अगर वो रहेगा तो वो साध्य है। यहाँ पे सन्निपातज अवस्था नहीं है, एक ही दोष की वृद्धि है और बाकी के दोष ये सम प्रमाण से है। जो कि जितने भी व्याधियां हैं वो सन्निपातज ही है, लेकिन यहाँ पे एक ही दोष की वृद्धि है और दो जो है वो क्षयात्मक संप्रप्ति में वो दिखते हैं, तो उस हिसाब से वो सुख साध्य है। और वो औषधक सक्षम होना चाहिए। और चतुष्पाद यहाँ पे चारों ही चतुष्पाद वहां पे और सॉरी चारों ही चतुष्पाद वहां पे होने चाहिए। तो ये अवस्था सुख साध्य की अवस्था है। तो फिर ये जो कंडीशन हमें दिखती है, यहाँ पे चिकित्सा क्या करनी है, तो यहाँ पे चिकित्सा कुछ नहीं करनी है। यहाँ पे चिकित्सा का जो अल्प बल अल्प दोष बोला है, चिकित्सा का चरक विमांसन अध्याय में आम के बारे में उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे ये जो श्लोक यहाँ पे अच्छी तरह से बैठता है, तो यहाँ की हर कंडीशन में ये चिकित्सा सूत्र यहाँ पे बैठता है। तो यहाँ पे चिकित्सा सूत्र में लंघन अल्प बल दोषाणाम, अगर ऊपर के जितने भी कंडीशन देखेंगे तो हमें ऐसे पता चलेगा कि ये अल्प दोष वाला व्याधि है, तो उसमें हमें लंघन ही करना है। बिकॉज यहाँ पे अग्नि की वृद्धि हमें करनी है और वायु के साथ उसको हमें जो भी उदक है उसको सुखाना है। मतलब यहाँ पे उन्होंने उपमा भी दी है कि सूर्य से वो जो गीलापन है वो हमें बस वहां पे सुखाना है, मतलब अग्नि थोड़ा सा वहां पे प्रदीप्त करना है, जो कि लंघन की जो चतुष्प्रकार संशुद्धि पिपासा मरुद आतपी, यही बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। उस हिसाब से हमें उसको वहां पे बिठाना है।
तो ये सुख साध्य की लंघन से हम अल्पदोष को हम जीत सकते हैं। नेक्स्ट है कृच साध्य व्याधि। देखो अभी कृच साध्य व्याधि अगर सुख साध्य समझ में आएगा तो उसका ग्रेडेशन अभी बढ़ रहा है। तो ये निमित्त पूर्व रूपाणाम मध्य में बले, अभी यहाँ पे क्या है कि निमित्त म्हणजे हेतु, ये अभी मध्यम बल है, मतलब उसका ग्रेडेशन थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब उसका हेतु का सेवन थोड़ा ज्यादा है, उस हिसाब से उसके पूर्व रूप भी ज्यादा है और उसके उस पूर्व रूप के हिसाब से उसके रूप भी ज्यादा है। जो आप अंदर में एंटर करोगे हेतु, उसी हिसाब से पूर्व रूप और रूप का हमें ग्रेडेशन देखने को मिलेगा। जो कि सुख साध्य में बोला है वही उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया है उसका बल के अनुसार। काल प्रकृति दुष्याण सामान्यम अन्यम तमश्च, मतलब इनमें से ये सम है। पहले में क्या था, न चतुल्य दुष्या दोषा प्रकृति काल देशा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, काल प्रकृति और दुष्य, ये वैधि के अनुसार है। मतलब वहां पे 5 या 6 ग्रेडेशन थे, यहाँ पे 3 ग्रेडेशन ये वैधि के अनुसार है, इसीलिए उसका ग्रेडेशन ये कृच साध्य की ओर जा रहा है। गर्भिणी वृद्ध बाला नाम, ये इनमें चिकित्सा थोड़ी सी कठिन होती है, इसीलिए इनको डायरेक्ट उन्होंने कौन सा भी व्याधि होने दो ये कृच साध्य ही बोला है। न च अति उपद्रव, मतलब यहाँ पे उपद्रव ज्यादा नहीं है। सुख साध्य में क्या था, न च उपद्रव, यहाँ पे न अति उपद्रव, मतलब ज्यादा उपद्रव उसमें ग्रेडेशन से ज्यादा नहीं है। और ये शस्त्र शार अग्नि, अभी देखो यहाँ पे शस्त्र शार अग्नि लिया है, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये मैक्सिमम मांस प्रदोषज व्याधि को ही इंडिकेट करता है। कृत्या नाम, जहाँ पे मांस प्रदोष तक की यहाँ पे संप्राप्ति है, मतलब रस रक्त मांस तक की संप्राप्ति कृच साध्य में आती है। रस की संप्राप्ति ये सुख साध्य में आती है, इसीलिए रस प्रदोष व्याधि की जो चिकित्सा है वो लंघन बताई है। तो सुख साध्य ये जो है वो रस प्रदोष के अनुसार आती है। कृच साध्य ये मांसगत की अवस्था है, मतलब क्षीर दधि न्याय से अगर हम देखेंगे तो शस्त्रशार अग्नि ये मांसगत की अवस्था है। अनवम, अनवम, देखो क्या शब्द क्या लिखा है, अनवम। पहले क्या था, नवम, वो नया था, यहाँ पे ये नया नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि नया नहीं है, अगर ये नया नहीं है मतलब नया है यह, उस हिसाब से ये नया नहीं है, मतलब कितना नया है, कितना पुराना है, तो 1 साल से अंदर का। तो वात व्याधि में उन्होंने बताया, इसीलिए मैंने वहां पे वी लिखा है, वी फॉर वात। वात व्याधि में उन्होंने ग्रेडेशन बताया कि 1 साल तक का वात व्याधि वो साध्य है, उसके बाद में वो याप्य है। वो सुश्रुत ने भी बताया है उसके चिकित्सा सन पहले अध्याय में, महावात व्याधि अध्याय में बताया है। तो वहां पे नवम च, मतलब 1 साल के अंदर का वात व्याधि, मतलब 1 साल के अंदर का जो भी व्याधि है वो कृच्छ साध्य है। कृच्छ देशजम, अभी ये कृच्छ देशजम हमें ऐसे कुछ समझ में नहीं आता, कृच्छ देशजम ऐसा ऐसा लगता है कोई तो अंदर वाला देश। यहाँ पे हम ऑर्गन भी बोल सकते हैं, लेकिन ऑर्गन नहीं है यहाँ पे। कृच्छ देशम की अगर टीका देखेंगे तो अस्थि संधि मर्म, संधि मर्मश्च यहाँ पे बोला है। और मर्म ये जो है वो एक संधि है। तो दो ऑर्गन, दो पार्ट, दो जो भी कंटेंट है जहाँ पे मिलाप होता है उसको मर्म बोलते हैं, उसको संधि बोलते हैं, सॉरी उसको संधि बोलते हैं। तो उस हिसाब से वो कला भी हो सकती है, वो ऑर्गन भी हो सकता है, वो इंटरनल सिस्टम भी हो सकती है। तो पृष्ठ देशम ज, मतलब अस्थि और संधि और मर्म के हिसाब से वो व्याधि वहां पे जा रहा है। यहाँ पे लिखा है विद्यात एव पंथा रोगम, एक पंथा, अभी ये एक पंथ है, वो भी सुख साध्य में भी यही था कि एक पंथी था, मतलब एक ही मार्ग में था। न अति पूर्वम चतुष्पदम, यहाँ पे चतुष्पाद जो है ना वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसमें से कोई तो एक कम ज्यादा है। और द्विपंथा न अति कालम, अभी ये एक डायरेक्शन से, अभी ये 2 डायरेक्शन से हो गया, एक तो अध रहेगा नहीं तो ऊर्ध्व रहेगा, अध ऊर्ध्व रहेगा, ये अध तिर्यक रहेगा या ऊर्ध्व तिर्यक रहेगा, उस हिसाब से द्विपंथा। अभी यहाँ पे पंथा, यहाँ पे गति नहीं बताई है, पहले में उन्होंने बताया था कि गति एक, अभी यहाँ पे बोला है कि पंथा, यहाँ पे स्रोतस भी ले सकते हैं। द्विपंथा मतलब उसको क्या बोलेंगे, शाखा कोष्ठ मार्ग, कोष्ठ शाखा मार्ग, और अ, और क्या, मध्यम रोग मार्ग, बाह्य रोग मार्ग, हाँ अभ्यंतर रोग मार्ग। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कृच्छ देश जम, तो ये अभ्यंतर रोग मार्ग है। हाँ,
ये मध्यम रोग मार्ग है, और जो हमने सुख साध्य देखा था ये अन्न व स्रोत से, ये अभ्यंतर रोग मार्ग और पृच्छदेशजम अस्थि संधि, मतलब यहाँ पे अभ्यंतर रोग मार्ग और मध्यम रोग मार्ग की द्विपंथा, यहाँ पे हम जिस हिसाब से उसको पंथा को लेंगे ना, पंथ मतलब स्रोतस, उस हिसाब से वो चलेगा। स्रोतस के एन नंबर ऑफ डेफिनेशन है, उसको आप देखिएगा। और यहाँ पे दो दोष यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं, वो वृद्धि में रहेंगे या क्षय में रहेंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे दो दोषों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो उस हिसाब से इसको हम कुष्ठ साध्य बोलेंगे। तो इसकी चिकित्सा क्या है? इसकी चिकित्सा मध्यम दोषाणाम लंघनम पाचनम। तो यहाँ पे लंघन पाचन करना है, तो लंघन तो करना है, सूर्य को तो यूज करना है, अग्नि को वृद्धि करना है, प्लस उसके साथ हमें शमन औषधि देना है। यहाँ पे पांशु भस्मा वो ऐसा जो लिखा है, पांशु भस्मा वो, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हमें शमन औषध देनी है, तो उस ये अवस्था में हमें शमन ही देना है। अगली अवस्था है याप्य। अभी याप्य क्या है कि शेष, अभी उसका मरण काल अभी नजदीक नहीं है, और उसका शेष आयु अभी बाकी है, और उसने ये याप्यम असाध्यम, ऐसा असाध्यम नहीं है, याप्यम साध्यम, याप्य साध्यम बोला है वो। अगर वो पथ्य सेवन करेगा तो पथ्य सेवन करने से उसको सुख की उपलब्धि अल्पशः मिलेगी, अल्पशः मिलेगी। अगर पथ्य पथ्य भी करेगा तो उसको सुख की उत्पत्ति अल्प मिलेगी, और अल्प हेतु के सेवन से, मतलब अभी ये ग्रेडेशन बढ़ गया है, अभी ये यहाँ पे जो पहले का था वो हो गया, अभी आगे आगे जा रहा है। अल्प हेतु के सेवन से वो आशु प्रवर्तते मतलब क्या? आशु वाले जो ड्रग, मतलब जो डिसीज है आशुकारी, विसर्प है, श्वास है, ज्वर है, पुनरावर्तक ज्वर है, पुनरावर्तक ज्वर कि आप यहाँ पे उसका ये देखिएगा, क्या बोलते हैं ना, कि उसका हेतु के सेवन से वो व्याधि फिर से आता है। आमवाद में भी ऐसा ही है, शीत काल में वो बढ़ता है, कुष्ठ का भी हेतु से ऐसा ही है, श्वास में भी ऐसा है। तो ये पुनरावर्तक का हमें ये द्योतक है कि अल्प हेतु के सेवन से व्याधि फिर से उठ खड़ा होता है। तो ये पुनरावर्तक का अगर आप संप्राप्ति पढ़ोगे तो आपको ये समझेगा कि याप्य किसे कहते हैं, मतलब रिपीटेड रिपीटेड अगर पेशेंट आता है हर साल में, तो वो याप्य ही है, तो उसकी चिकित्सा करते जाओ करते रहो। और वो कैसा है? गंभीर। अगर वात रक्त अगर हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि मांस मेद के ऊपर वाले जो व्याधि है, मतलब रस रक्त मांस के जो अवस्था है, ये उत्तान है, और गंभीर मेद अस्थि मज्जा। तो जो हमने देखा अभी कष्ट साध्य ये मांसगत है, बिकॉज उसकी जो चिकित्सा बताई है, तो वो शस्त्रशार अग्नि, इसको मांस लेना है, यहाँ पे गंभीर बोला है, तो उसमें क्या लेना है? मेद अस्थि मज्जा, यहाँ पे गंभीर अवस्था है, और बहुधातुस्तम। अभी बहुधातुस्थ से हमें क्या लेना है? यहाँ पे जो द्विपंथा जो है ना, यहाँ पे जो द्विपंथा जो लिया है, यहाँ से हमें क्या लेना है कि बहुधातु से यहाँ पे मैक्सिमम सिस्टम को इन्वॉल्व किया है। इसीलिए ये अभ्यंतर रोग मार्ग, बाह्य रोग मार्ग, मध्यम रोग मार्ग, ऊर्ध्व अधः तिर्यक, उस हिसाब से वो जा रहा है। मर्म अस्थि संधि समाश्रितम, पहले उन्होंने क्या लिखा था? पृच्छ देशम, उसके टीका में यही है, मर्म और संधि ऐसा बोला है, लेकिन यहाँ पे समाश्रित है, वहां पे वो गया है। नित्य अनुबंध, नित्यानुशायीनम, मतलब वो नित्य, उसमें वो जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उसको शरीर में वो चिपक के बैठा है, जो भी दोष है, जो भी दुष्य है, जो भी धातु है, उसमें वो चिपक के बैठा है। जो व्याधि है वो दीर्घ काल अवस्थितम विद्यात द्विदोषजम तत्, ऐसे उन्होंने याप्य की डेफिनेशन लिखी है, और उसके बाद में उन्होंने त्रिदोषज को प्रत्याख्येय बोला है, और उसकी चिकित्सा न करने के लिए बोला है, और उसके जो सर्व रोग मार्गनुसायनी, मतलब सर्व मार्ग में अभी वो क्रांत हो गया है, असुख्य है, अरति है, सम्मोह है, इंद्रिय नाश है, ये उसके अप्रत्याय, मतलब ये प्रत्याख्याय के लक्षण है। इसकी चिकित्सा करनी नहीं है, तो हमें किसकी चिकित्सा करनी है? याप्य की चिकित्सा करनी है। तो कैसी करनी है? अगर बहुधातुस्तम से हमें क्या लेना है? बहुदोषाणाम, उसमें क्या करना है? पुनः दोषावसेचनम, यहां पर ही हमें दोषावसेचन, यहां पर ही हमें शोधन करना है, ना कि मध्यम रोग मार्ग में अल्प अवस्था में हमें शोधन करना है। हमें याप्य ही अवस्था में हमें कंटिन्यूअस जो ऋतु के अनुसार जो शोधन बताए उसी के अनुसार हमें शोधन करना है। शोधन करने के बाद फिर पाचन करना है, फिर लंघन करना है, मतलब उस हिसाब से जो क्रम है वही हमें उसको कैरी फॉरवर्ड करना है।
अगर सुख साध्य रहेगा तो लंघन से वो ठीक होता है। कुश साध्य है तो उसमें पाचन भी देना है, लंघन भी देना है, और याप्य रहेगा तो दोषावसेचन, लंघन, पाचन, इस इन हिसाब से त्रिविध, ये साध्यम त्रिविधा नाम अल्पम मध्यम उत्कृष्टा नाम प्रति विकल्पो न त्वम साध्या नाम नियति विकल्पा नाम। मतलब साध्य वैद्यों में हमें त्रिविधि चिकित्सा करनी है, लंघन, पाचन और शोधन। यही हमारा चिकित्सा सूत्र है। अवस्था के अनुसार हमें उसको समझना चाहिए, और अगर इसको हम यूज करेंगे हमारे प्रैक्टिस में, रोगो आदो परिषद, तो तदंतरम औषधम, ये तो बहुत ही इजी है। कौन सा कल्प देना है, क्या देना है, वो तो इजी है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई डाउट रहेगा तो मुझे पर्सनली आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।